तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा कि हमारी ग्रेट फिजिशियन बेन ज़ियाओ यानी कि क्विंगे बिजऊ चली गई है प्लेग से जूझ रहे बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। दूसरी ओर कैपिटल में मोरोंग क्वीन मास्टर को पटाने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद तो वो मास्टर के सूप में उत्तेजित कर देने वाली दवाइयाँ मिला देती है और फिर उसे चिपकने भी लगती है। मास्टर पे भी उस सूप का असर हो जाता है जिससे कि उसे मोरोंग क्वीन की जगह पर क्विंगे नजर आने लगती है। अंत में मास्टर मोरोंग का फेस पकड़कर उसे खुद से दूर कर देता है और वहाँ से सीधा पॉन्ड की ओर निकल जाता है। पॉन्ड के अंदर जाकर मास्टर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है और उसी बीच उस सूप में मिले दवा का असर तो वो खत्म कर लेता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। मास्टर के पॉन्ड में डूबने के साथ ही दूसरी ओर क्विंगे चीख कर अपनी आंखें खोलती है और बैठकर घबराते हुए खुद को ये समझाने लगती है कि कितना अजीब सपना था, मास्टर को कैपिटल में ठीक होना चाहिए। फिर तो वो सोचने लगती है कि जरूर मास्टर को एम्परर टॉर्चर कर रहे होंगे। खैर वो तो 9 प्रिंस है, उसका क्या ही हो सकता है, मैं ही हूँ जो मुसीबत में है। तभी बाहर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती है और क्विंगे जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर सर्वेंट आया होता है और वो कहता है, यंग मिस क्विंगे, मेरे मास्टर ने कहा है अगर आपने आराम कर लिया है तो मैं आपको निंग युआन गाँव ले जाऊँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 7 प्रिंस के गार्ड लैन क्वेन पर। उसके आते ही शतरंज खेल रहा 7 प्रिंस फेंग लैन कहता है, कैसा चल रहा है सब। लैन क्वेन बताने लगता है कि 9th प्रिंस ने पैलेस छोड़ दिया है और वो बिजऊ की ओर चले गए हैं। ये सुनकर फेंग लैन कहता है, अभी तो 3rd प्रिंस भी डाकुओं से लड़ने में व्यस्त है और एम्प्रेस के ऑर्डर पर 4th प्रिंस भी अभी अपने मेंशन में फंसा हुआ है। वैसे अंकल ने पैलेस छोड़कर फादर की अवज्ञा की है। जिन लोगों का फादर आमतौर पर पक्ष लेते हैं उनमें से कोई भी उनके पक्ष में नहीं है। अगर मैं अभी उनके साथ शतरंज खेलूंगा तो जरूर वो खुश हो जाएंगे। लैन क्वेन भी हामी भर देता है और दूसरी ओर सुआन और क्विंगे को आगे की ओर ले जाते हुए सर्वेंट कहता है, हम लगभग निंग युआन गांव में पहुंच ही गए हैं। क्विंगे कहती है, मुझे वो जड़ी बूटियां क्यों नहीं दिख रही जिसकी मैंने मांग की थी। सर्वेंट कहता है, उसे जल्द ही यहाँ लाया जाएगा, कृपया पहले आप गांव के अंदर एंटर करें मिस क्विंगे। क्विंगे कहती है, ओ तो थोड़ा जल्दी करो, अगर मेरे इलाज में देरी होती है तो तुम्हें ही एम्परर से निपटना होगा। उस सर्वेंट के तो पसीने छूट जाते हैं और क्विंगे उस गाँव में एंटर करने लगती है। क्विंगे के निकलते ही सर्वेंट खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, अलविदा मिस क्विंगे। उसके बाद तो वो वहाँ के सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इन पर कड़ी नजर रखना। क्विंगे जब गांव के अंदर जाने लगती है तो उसे दिखने लगता है हर जगह बर्बादी, टूटे फूटे घर, बीमार पड़े लोग, भूख से रो रहे बच्चे। ये सब देखकर क्विंगे कहती है, ये कैसे पॉसिबल है। स्वान कहता है, ये धरती तो नर्क है। ये सुनकर क्विंगे को उस बच्चे की याद आ जाती है जो उसे बिजऊ के रास्ते में मिला था। फिर तो क्विंगे उस बच्चे की बातों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसने बताया कि उनके भाग जाने के बाद सभी बीमार लोगों को एक ही गांव में बंद कर दिया गया और रात के समय उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया। इतने सारे लोग मर गए। क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि इस गांव को बंद करके एक कैंप बनाया गया है जहां पर बीमार लोगों का इलाज होगा, लेकिन अब लगता है कि ये एक डेथ कैंप है जहां पर लोगों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ा गया है। तभी उन सभी के सामने एक लेडी बेहोश होकर गिर जाती है। क्विंगे भी परेशान होकर फटाक से उस लेडी के हाथों की नब्ज चेक करने लगती है। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इसकी पूरी बॉडी पर दाने हैं और इसकी नब्ज भी बहुत कमजोर है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। फिर तो क्विंगे अपना बॉक्स खोलती है और उसमें से एक खास निडल निकालते हुए मन ही मन कहती है, पिछली बार स्वान की मदद करने के बाद से मैंने इस स्टेज 9 पुनर्स्थान निडल का यूज नहीं किया। ये भी मरने के हालात में है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार सफल हो पाऊंगी या नहीं। ये सब सोचते हुए क्विंगे उस निडल को उस लेडी पर इस्तेमाल करने लगती है। कुछ टाइम के बाद क्विंगे बहुत ज्यादा थक जाती है और खुद से ही कहती है, भगवान का शुक्र है कि वो अब ठीक है। ये सब देखकर आसपास के लोग कहते हैं, क्या ये कोई चमत्कारिक फिजिशियन है? क्या सच में वो लेडी जिंदा बच गई? तभी एक दूसरी लेडी कांपते हुए आती है और कहती है, ग्रेट फिजिशियन प्लीज मुझे भी बचा लीजिए। इसी तरह से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज हमें भी बचा लीजिए, हमें मरना नहीं है। क्विंगी चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है मैं आप सभी को बचाने का वादा करती हूँ, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही आओ प्लीज। इन्हीं सब में शाम हो जाती है और क्विंगी के हाथ भी कांपने लगते हैं। क्विंगी अपने हाथ को पकड़ते हुए खुद को समझा रही होती है कि मुझे अभी और भी लोगों का इलाज करना है, प्लीज मेरा साथ दो। तभी पीछे से सुआन क्विंगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्विंगे स्टेज 9 पुनर्स्थान निडल तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम एक दिन में ही सबका इलाज करके उन्हें नहीं बचा सकती। अब तुम ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? प्लेग के लिए कोई और नुस्खा ढूंढ लेते हैं।
यही एकमात्र अच्छा समाधान है। क्विंगे कहती है मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। यहाँ मौजूद हर बीमार इंसान का महत्व है। स्वान चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम इस तरह से अपनी नीडल्स का यूज नहीं कर सकती। तभी एक बच्चा क्विंगे के पास आता है और कहता है लेडी मुझे दर्द होता है। इतने में ही वो अचानक नीचे गिरने लगता है। क्विंगे भी घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्वान उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है क्विंगे अब वो मर चुका है। उस बच्चे के न हिलते हाथ को देखकर क्विंगे भी घबरा जाती है और कांपने लगती है। उसके बाद तो वो खुद भी बेहोश हो जाती है और स्वान उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में क्विंगे की आंखें खुलती है और कोई कह रहा होता है लेडी। क्विंगे जब सामने देखती है तो उसे वही बच्चा पानी में डूबता हुआ दिखता है, जो कि अब भी क्विंगे से कह रहा होता है कि लेडी मैं मरना नहीं चाहता, तुम मुझे बचाई क्यों नहीं। क्विंगे उसे बाहर खींच लेती है और गले लगाते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। तभी क्विंगे के बाल में लगी रिबन कोई खींचने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे बचाओ, कुछ करो, तुम तो ग्रेट फिजिशियन हो ना, आखिर तुम किस तरह की बकवास फिजिशियन हो, हमारी मदद करो। फिर तो हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग क्विंगे को पानी में खींचने लगते हैं और ये सारे शब्द उन्हीं के होते हैं। वे सभी बहुत डरावने लग रहे होते हैं और अब भी चिल्ला रहे होते हैं कि लेडी फिजिशियन हमें दर्द हो रहा है, प्लीज बचाओ। अगर तुम किसी को बचा नहीं सकती तो खुद को ग्रेट फिजिशियन कहना बंद करो। इन सब से घबराकर क्विंगे की आंख अब असलियत में खुलती है और उसे होश में आया देख स्वान खुश होते हुए कहता है क्विंगे तुम जाग गई। क्विंगे घबराते हुए उठकर बैठ जाती है और कहती है वे बीमार लोग कैसे हैं। क्विंगे के पास खड़ा आदमी कहता है प्लीज शांत हो जाओ यंग मिस क्विंगे। क्विंगे हैरानी से उस आदमी को देखने लगती है और वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है आपने अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और ऐसे में अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हें भी प्लेग हो जाएगा। क्विंगे कहती है और ये सब कहने वाले आप कौन हैं? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है मैं लिंग क्वी हूँ, निंग युआन गांव का एकमात्र फिजिशियन। फिर तो क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है फिजिशियन लिन, बाकी के बीमार लोग कैसे हैं? फिजिशियन लिन कहते हैं आज 80 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब तो हम इसके आदी हो गए हैं। लोग हर दिन मरते रहते हैं और नए मरीज आते रहते हैं। क्विंगे भी निराश होते हुए कहती है इतने सारे। फिर तो वो गुस्से से हाथ पटकते हुए कहती है शहर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पृथ्वी पर नर्क क्यों है? क्या मोरोंग माइनर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? फिजिशियन लिन कहते हैं खैर प्लेग इतनी बुरी तरह से बढ़ रहा है और बिजऊ में फिजिशियन की कमी है, जड़ी बूटियाँ भी पूरी नहीं मिल रही और बाकी सब कुछ भी, इसीलिए वे निंग युआन गांव को ही केवल गंभीर रूप से संक्रमित लोगों को ही क्वारंटाइन कर सकते थे। क्विंगे भी सोचने लगती है कि मैं कितना भी जल्दी क्यों न करूं, फिर भी मुझे अभी भी समय की जरूरत है। मैं हर दिन दर्जनों लोगों के मरने का वेट तो नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं? तभी स्वान क्विंगे से बात करने की कोशिश करता है। क्विंगे उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में क्विंगे चांदनी रात में अकेले एक बड़े से मैदान में बैठी होती है। उदासी से वो दिन भर की हुई चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक हाथ आता है और पीछे से क्विंगे को गले लगा लेता है। इससे घबराकर क्विंगे झटक कर दूर हो जाती है। घबराकर जैसे ही दूर होती है कि वो इंसान उसके हाथ को पकड़ते हुए क्विंगे के क्लोज आते हुए कहता है क्या सभी फिजिशियन इतने खुखार होते हैं? उस इंसान यानी मास्टर को देखकर क्विंगे खुश हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर कैसे? मास्टर कहता है बेशक मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक जीनियस फिजिशियन कैसे लोगों को बचाती है। ये कर तो क्विंगे रोना स्टार्ट कर देती है और मास्टर भी घबराकर गुस्से में आते हुए कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? मुझे बताओ, मैं उसे जाकर मार डालूंगा। क्विंगे कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को एक जीनियस फिजिशियन कहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ के लोगों को मरते हुए ही देख रही हूँ। जिस निडल्स की एक्यूपंक्चर तकनीक पर मुझे गर्व था वो भी बेकार है। मास्टर कहता है तुम इतनी निराश हो रही हो तो क्या दुश्मन इसका फायदा नहीं उठाएंगे? मोरोंग मेंशन ने पहले ही इस जगह को छोड़ दिया है, अगर तुमने भी इसे छोड़ दिया तो इनकी मदद कौन करेगा? मैं जिस जीनियस फिजिशियन बेंजाओ को जानता हूँ वो कभी भी इतना आसानी से इन्हें नहीं छोड़ेगा। क्विंगे कहती है तुम सही हो, जो कि मेरी निडल्स भी काम नहीं कर रही तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा।
इस प्लेग की बीमारी से लड़ने के लिए। मास्टर भी खुश हो जाता है कि अब सही जा रही हो ना मेरी लिटिल फॉक्स। इन दोनों को बड़े प्यार से बातें करते हुए स्वान एक पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। असल में स्वान क्विंगी के लिए सूप लाया था और उसके मूड को ठीक करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मास्टर यहाँ आ चुका है और क्विंगी अपनी फुल एनर्जी में भी आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन क्विंगी एकदम जोश से भरी होती है और सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है, हर कोई मेरी बात सुनो, इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई अब शुरू होती है। आप में से कुछ लोग यहाँ और भी ज्यादा मेडिकल शेड बनाएंगे और हाँ, घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह सफाई होनी चाहिए। मेरे कहे अनुसार जो लोग ज्यादा बीमार हैं उन्हें लेफ्ट साइड ले जाओ और जो लोग थोड़े से बीमार हैं उन्हें राइट साइड ले जाओ। हम सीरियस लोगों का पहले इलाज करेंगे। फिर तो क्विंगी एक कपड़े को कट करके मास्क बना लेती है और सभी को बताते हुए कहती है, ये है मास्क। ये बोलने के दौरान उत्पन्न होने वाली लहर को रोकने और अंदर ली गई हवा को फिल्टर करने में मदद कर सकता है। ये मास्क प्लेग की महामारी को फैलने से रोकने में बहुत यूजफुल होगा, तो हमें ऐसे ही ढेर सारे मास्क सिलकर गांव वालों को देने होंगे। तभी फिजिशियन लिन भी ढेर सारे सफेद कपड़े लाते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मिस क्विंगी इतना जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर तो क्विंगी सभी में जोश भर देती है और स्वान भी मास्क सिलने के काम में लग जाता है। फिजिशियन लिन क्विंगी को सुनाते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है किसी ने आपके उदास मन को ठीक करके गति हासिल करने में मदद की है। अब क्विंगी ये तो नहीं बता सकती कि उसका लवर यहाँ आया था और उसने उसके मूड को ठीक कर दिया है, इसीलिए वो हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका ध्यान स्वान पर जाता है और वो कहती है, स्वान क्या कुछ गलत है? स्वान कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, बस सुई मुझे चुभ गई है। क्विंगी उसके पास जाकर कहती है, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, तुम इतने दिनों से लगातार मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी क्विंगी का ध्यान टेबल पे पड़े मास्क पर जाता है। उसे उठाकर क्विंगी गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? तुम्हारे साथ क्या गलत है? अगर तुम ये मास्क पहनते हो तो ये तो हवा भी नहीं रोक पाएगा। तुम अब भी पहले जैसे क्यों हो? जो भी करते हो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हो। ऐसा कहते हुए वो स्वान को पीटने लगती है। मार खाने के बाद स्वान कहता है, पहले जैसे से क्या मतलब? क्विंगी आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, अब तो तुम्हें आराम करने की इजाजत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मास्क सही ढंग से सिलना नहीं सिखाऊंगी तो तुम बाकी सब बर्बाद कर दोगे और ये एक अफसोस की बात होगी। स्वान भी कहता है, हाँ हाँ मुझे सिखाओ। फिर तो क्विंगी उसे सिखाने लगती है कि देखो ऐसे कट करना है, ऐसे सिलना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के समय मूरोंग मेंशन को। रूम में आते हुए सर्वेंट कहता है, माय लॉर्ड, निंग युआन गांव से न्यूज आई है। उसका लॉर्ड जिसकी की शक्ल नहीं दिखाई गई है वो कहता है, बोलो। सर्वेंट बताने लगता है कि मू क्विंगी ने निंग युआन गांव में मेडिकल कैंप लगा दिए हैं, साथ ही वो मरीजों के उनके लक्षणों के अनुसार इलाज करने के लिए व्यवस्थित कर रही है और अब वो कोई मास्क नाम की चीज बना रही है। उसका लॉर्ड जिसका कि चेहरा नहीं दिखाया गया है और शायद वो मूरोंग हाई है। लॉर्ड कहता है, मास्क वो क्या चीज है? वैसे उस गाँव में महामारी तो इतनी बुरी तरह से फैली है, लेकिन क्या वो इससे इफेक्टेड नहीं हुई? सर्वेंट बताता है कि हमारे आदमियों ने बताया कि मू क्विंगी और वहाँ के लोग बेहद सतर्क हैं और क्विंगी के पास तो मेडिकल की अच्छी स्किल्स हैं, उनमें बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। लॉर्ड गुस्से से टी के कप को फोड़ते हुए कहता है, मू क्विंगी को बीमार होकर मरना होगा, वरना मैं इसे एम्प्रेस को कैसे समझाऊंगा? आखिर मुझे कब तक बीमार रहने का नाटक करना होगा? सर्वेंट कहता है, और हाँ माय लॉर्ड, मुझे अभी आपको एक और खबर सुनानी है। एक फेमस नमक व्यापारी किनारे पर आया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो खास तौर से बिजों की इस फैली महामारी का फायदा उठाने के लिए हमारे यहाँ का नमक इकट्ठा करने के लिए आया है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा मास्टर यानी कि 9th प्रिंस बिजऊ में एक नमक का फेमस व्यापारी बनकर आया है और वो मूरोंग हाई के साथ नमक का बिजनेस करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में अपना भेष बदले हुए यिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने फैसला ले लिया है? तुम तो बहुत धीमे हो, हमारे अलावा कौन इन रोग संदूषित नमक को खरीदने की हिम्मत करेगा? मेरे लॉर्ड इससे नहीं डरते, तुम इसे देखो, ये तो बस डिपॉजिट है। मूरोंग फैमिली का बिजनेस संभालने वाला आदमी कहता है, मैं ये समझता हूँ, लेकिन ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो चलिए मास्टरमाइंड के रिप्लाई आने का वेट करते हैं। चूँकि मेरे लॉर्ड ईमानदार है, इसीलिए वो आपको अच्छे प्राइस में ही देंगे। मास्टर कहता है, मैं इतने लंबे समय से
वेट कर रहा हूँ उसके अच्छे प्राइस के लिए नहीं। फिर तो वो खड़े हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि बिजऊ की सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है और अगर अब भी आपके लॉर्ड उसी कीमत पर रहते हैं तो मुझे डर है कि आपका बिजनेस जल्द ही बंद हो जाएगा। फिर तो मास्टर यिंग के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। सर्वेंट उन्हें रोकते हुए भागकर उनके पास आ जाता है और कहता है, प्राइस निश्चित रूप से कम की जा सकती है, इसे सीक्रेट रखना होगा। मास्टर कहता है, जब तक मैं पैसे कमा सकता हूँ मुझे इसकी परवाह नहीं। दूसरी ओर निंग युआन गाँव में स्वान और क्विंगे अपने काम में लगे होते हैं। क्विंगी तो हर किसी को टोक रही होती है कि अपने मुंह के रास्ते वायरस आने से सावधान रहो, मास्क पहनना याद रखो और तुम बाथरूम का यूज करने के बाद हाथ धोना मत भूलो। सब होने के बाद क्विंगी स्वान से धीरे से कहती है, क्या तुमने कुछ खोजा? स्वान कहता है, नहीं। फिर तो क्विंगी परेशान होते हुए कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमारी की स्थिति पर नजर रख रही हूँ। बिजऊ में कोई भी अजीब लोग नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि उनका खान पान भी अलग नहीं लग रहा था। स्वान कहता है, शायद इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्विंगे अपना सर हिलाते हुए कहती है, मलेरिया आमतौर पर वायरस दूषित खाने या फिर किसी इंसान के दूसरे इंसान के लार खाने से फैलता है। स्वान कहता है, समय बदल गया है, शायद अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे पहले भी बदला जा सकता था। फिर तो क्विंगे टेबल पर अपनी एक उंगली बचाते हुए कहती है, अब इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इससे पहले बदला जा सकता था। तभी एक बूंद क्विंगे के सामने से उस टेबल पर गिरती है। उस बूंद को अपनी उंगली पर लेकर क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, मुझे समझ आ गया। क्विंगे और स्वान दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम तो पूरी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्लेग की बीमारी जाने का नाम क्यों नहीं ले रही। स्वान कहता है कि उसने लोगों पर नजर बनाए रखी है, लेकिन उसे कोई भी बाहर का इंसान नहीं दिखा। इसी बीच क्विंगे के सामने एक बूंद गिरती है, जिसे देखकर क्विंगे को कुछ समझ आता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही लहराते हुए खेतों के अंदर चुपके से आगे बढ़ रहे होते हैं। पीछे से स्वान कह रहा होता है कि क्विंगे, हम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? क्विंगे फटाक से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, चुप रहो और सावधान भी, हम पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ बहुत अंधेरा है, इसलिए तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं हम अलग न हो जाएं। स्वान भी शर्माते हुए क्विंगे का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद तो वो दोनों ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। क्विंगे आगे बढ़ते हुए कहती है, स्वान, ये याद दिलाने के लिए थैंक यू। स्वान कहता है, क्या? आखिर मैंने तुम्हें क्या याद दिला दिया? क्विंगे कहती है, हम पहुंच गए। तुमने मुझे कुछ ऐसा याद दिलाया जिसके कांटेक्ट में हम सभी लोग आते हैं, और वो भी हर दिन, और वो है पानी। स्वान चौंकते हुए कहता है, अरे हाँ, ये तो सही लगता है। बिजऊ को एक रिवर पूरी तरह से घेरता है और निंग युआन गांव उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या ये बीमारियों की समस्या उस नदी से है? वैसे तुम रुक क्यों गई क्विंगे? क्विंगे कहती है, देखो वहाँ क्या है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पिग फार्म देखकर स्वान और क्विंगे दोनों ही हैरान होते हैं। असल में ये पिग फार्म मुरोंग फैमिली का है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ घर बनाकर मुरोंग फैमिली ने ढेर सारे गार्ड्स रखे हैं। क्विंगे और स्वान दोनों ही खुद को छुपा लेते हैं और स्वान धीरे से कहता है, यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं, हम चुपचाप अंदर कैसे जाएंगे? क्विंगे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ सारे गार्ड्स चुपचाप खड़े होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सारे गार्ड्स ये सुनकर चौंक जाते हैं और सामने से क्विंगे भागते हुए आ रही होती है। सारे पिग्स भाग गए ऐसा कहते हुए क्विंगे बड़े स्मार्टली उन सारे गार्ड्स से आगे निकल जाती है और बेचारे गार्ड्स उन गुस्से वाले पिग्स के शिकार हो जाते हैं। इतना अच्छा मौका पाकर स्वान एक गार्ड को बेहोश कर देता है और घर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसे ढेर सारे नमक के बोरे दिखते हैं और ड्रॉवर खोलने पर ढेर सारे लेटर्स। स्वान उनमें से एक लेटर को खोलता है और पढ़ते ही शॉक हो जाता है। तभी पीछे से क्विंगे आते हुए कहती है, क्या तुम्हें कुछ मिला? स्वान घबराकर उस लेटर को अपने पीछे छुपा लेता है और कहता है, हाँ, मुझे नकली नमक बैंक नोट और कुछ लेटर्स मिले हैं। उन लेटर्स को पढ़ते हुए क्विंगे कहती है, इसमें तो ये कहा गया है कि ये प्लेग की महामारी शुरू होने से पहले ही यहाँ के पिग्स बड़ी क्वांटिटी में मरने लगे थे। मुरोंग फैमिली ने इस परेशानी से बचने के लिए उन मरे हुए पिग्स को नदी में फेंकने का फैसला किया, ताकि दूसरों को ये पता ना चल सके कि इस पिग फार्म का यूज नमक की तस्करी करने में किया जाता है।
अपने स्वार्थ के खातिर मूरोंग फैमिली ने बेचारे गांव वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। सुआन कहता है लेकिन हम सिर्फ इस लेटर के आधार पर ही मूरोंग फैमिली को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्विंगे कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी एक रास्ता है। चूँकि ये लेटर्स ज्यादा काम नहीं आएंगे तो मेरे पास एक और सीक्रेट हथियार है। फिर तो क्विंगे मन ही मन सोचने लगती है कि मास्टर के पास जरूर कोई न कोई रास्ता होगा ही। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही निंग युआन गाँव वापस आ जाते हैं और चुपचाप गांव के अंदर जाने लगते हैं। फिजिशियन लिन उन दोनों को देख लेते हैं और अपने एक सर्वेंट से कहते हैं लॉर्ड से कहो कि उन्हें पिग फार्म मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन मास्टर को मूरोंग फैमिली के मेन सर्वेंट से सर्वेंट मिलाते हुए कहता है लॉर्ड, ये वही व्यापारी है जो हमसे नमक खरीदना चाहते हैं। मास्टर कहता है इन सब में कितना समय लगेगा। मेन सर्वेंट हंसते हुए कहता है आप तो ये जानते हैं कि ये बिजनेस कोई छोटा नहीं है, तो बेशक मैं थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहूंगा। मास्टर कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास ढेर सारा नमक है। सर्वेंट कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको नमक के स्टोर हाउस में ले चलता हूँ। उसी बीच हम देखते हैं कि यिंग चुपके से कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख मास्टर भी हैरान हो जाता है और सर्वेंट को मुड़ने से रोकने के लिए कहता है रुक जाइए। सर्वेंट कहता है क्या आपको कुछ और भी चाहिए? मास्टर कहता है आखिर नमक बाहर कैसे भेजा जाता है? सर्वेंट कहता है आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने जानबूझकर एक पिग फार्म खोला है। हम इसका यूज बहाने के रूप में कर सकते हैं और तस्करी के लिए नमक को उन पिग्स के मांस में छिपा देंगे। इतने में यिंग अपना काम करके बाहर निकल जाता है। ये देखकर मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है चूँकि यही मामला है तो अब मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में मास्टर अकेला बाहर खड़ा होता है और यिंग उनके पास आते हुए कहता है ये लीजिए मास्टर अकाउंट बुक, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मास्टर कहते हैं तुम यहाँ के सर्वेंट से निपटो और उन्हें मौके पर ही पकड़ लो। मैं क्विंगे के पास ये अकाउंट बुक लेके जाता हूँ। दूसरी ओर निंग युआन गाँव में सुआन क्विंगे के पास आता है और उसे खुश देख कहता है क्या हुआ? क्विंगे कहती है मैंने जो नया नुस्खा विकसित किया है उससे जरूर ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सुआन जड़ी बूटियाँ रखते हुए कहता है ये तो अच्छा है, हमने सारी जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठा कर ली है, तो चलो जल्दी करो, ये सब उबाल कर दवा बना दो। क्विंगे भी हामी भरती है और नोटिस करती है कि सुआन के हाथ में चोट लगी है। ये देख सुआन कहता है चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक खरोच है। क्विंगे सीरियस होते हुए कहती है पहले तो तुम अपने हाथ सिर्फ पियानो बजाने के लिए यूज करते थे, लेकिन अब न केवल तुम्हें खतरा उठाना पड़ रहा है बल्कि कठिन काम भी करने पड़ रहे हैं। सुआन क्विंगे के सर पर हाथ रखते हुए कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब तक कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। क्विंगे फटाक से पीछे होते हुए कहती है ठीक है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए और मैं फिजिशियन लिन से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर सुआन निराश हो जाता है और क्विंगे वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है ऐसा क्यों लग रहा है कि सुआन थोड़ा अजीब है। नहीं, मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। तब तक क्विंगे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर फिजिशियन लिन बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। उनकी ओर बढ़ते हुए क्विंगे कहती है फिजिशियन लिन मैंने नुस्खा लिख लिया है, क्या आप एक नजर डालकर देख सकते हैं कि क्या ये यूजफुल है? डॉक्टर लिन भी हामी भर देते हैं और क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है वैसे मैंने निंग युआन गाँव में आपकी फैमिली नहीं देखी। फिजिशियन लिन कहते हैं मेरी वाइफ की डेथ इसी बीमारी के कारण हो गई। जब मेरे बच्चे को ये सब पता चला तो उसने भी डाकू बनने के लिए पहाड़ी लोगों का पीछा किया और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। क्विंगे उदास होते हुए कहती है अफसोस चीजें वैसी ही हैं। वेट, क्या डाकू? फिजिशियन लिन क्या आपका बच्चा एक लड़का है? लगभग 13 या 14 साल का लड़का। फिजिशियन लिन चौंकते हुए कहते हैं क्या तुमने उसे देखा है? क्विंगे कहती है हाँ, उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसके फादर को पहले ही गाँव भेज दिया गया है और उसे ये लगता है कि आप भी पहले ही मर चुके हैं। इत्तेफाक से ये आप ही थे फिजिशियन लिन। फिजिशियन लिन अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहते हैं वो कैसा है? क्विंगे तो खुशी से उन्हें बताने लगती है कि सुआन और मैंने उनके रहने की व्यवस्था की है और बीमारियां खत्म हो जाने पर उन्हें वापस आने दिया जाएगा। फिजिशियन लिन एक कदम पीछे लेते हुए कहते हैं उन्होंने मुझसे झूठ बोला। ये देख क्विंगे हैरान होते हुए कहती है फिजिशियन लिन क्या आप ठीक हो? फिजिशियन लिन कहते हैं जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, वे तुम्हें मारने आ रहे हैं। क्विंगे कहती है फिजिशियन लिन
आपका क्या मतलब है? कुइंगे को पकड़ते हुए फिजिशियन लिन कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, मैंने उनके झूठ पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। मूरंग फैमिली के लोगों ने मुझसे झूठ कहा कि उनके हाथों में मेरा बच्चा है और अगर मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ तो उन्हें सब कुछ बता दूँ जो भी तुमने गाँव में किया। मैं अधीर था और सहमत भी। कल मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि मैंने उन्हें तुम्हारे पिग फार्म खोज लेने के बारे में भी बताया। कुइंगी चौंकते हुए कहती है, क्या अगर मूरोंग फैमिली मुझे पहले से ही मारना चाहती थी तो उन्होंने मेरे निंगयुआन गांव में आने की व्यवस्था क्यों की? अचानक वहां पर धुआं आने लगता है जिससे कि कुइंगे खांसते हुए कहती है, अचानक इतना धुआं क्यों उठ रहा है? उसके बाद तो वो दोनों ही भागते हुए गांव में आते हैं और देखते हैं कि गांव में बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई है। सुआन भी बाहर आ गया होता है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देख कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? कुइंगे कहती है, मूरोंग फैमिली हमें जिंदा ही जला देना चाहती है। सुआन, सभी गांव के लोगों को बाहर निकालो और उन्हें जंगल के सामने साफ मैदान में ले जाओ। निंगयुआन गांव में लगी आग को और भी विकराल होते देख और लोगों की चीखों को सुनते हुए पासी के पहाड़ पर खड़ा होता है मूरोंग चोंग। उसका सर्वेंट उसे बताता है कि लॉर्ड, हमने पहले ही चारों ओर आग लगा दी है। निंगयुआन गांव के लोग क्लियर तौर पर बाहर नहीं निकल पाएंगे और मर जाएंगे। मूरोंग चोंग हंसते हुए कहता है, जांच के लिए तीरंदाजों को भेजो। कुइंगे किसी भी कीमत पर मर जानी चाहिए। कुइंगे को इस आग से नहीं तो फिर उन तीरंदाजों से मरना ही होगा। दूसरी ओर सुआन और उसके आर्मी के लोग लोगों की जान बचा रहे होते हैं। साथ ही फिजिशियन लिन भी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुइंगे एक घर का दरवाजा खोलती है अंदर जाके लोगों को बचाने के लिए, लेकिन सुआन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये काफी खतरनाक है, तुम्हें भी गांव वालों के पीछे जंगल की ओर जाना चाहिए। कुइंगे कहती है, वहाँ बहुत सारे मरीज हैं, तुम्हारे लिए उन सबको एक साथ बचा पाना असंभव है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मूरोंग चोंग का भेजा तीरंदाज भी पहुँच जाता है जो कि कुइंगे पर निशाना लगा के अपने तीर को चला देता है, लेकिन सुआन ये देख लेता है और कुइंगे के आगे आकर उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है। कुइंगे घबरा जाती है और सुआन को पकड़कर रोने लगती है कि तुम दोबारा नहीं मर सकते, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने दूंगी। तभी आग की लपटों में घिरा हुआ एक घर का छोटा सा हिस्सा सीधा कुइंगे और सुआन पर गिरने लगता है। दूसरी ओर मास्टर यिंग के साथ बड़ी तेजी से इस गाँव की ओर ही आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही इन्हें मूरोंग चोंग देख लेता है और कहता है, तुम कौन हो? यिंग तो सीधा जाकर उसे एक घूसा मार देता है और वो गिरकर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या बकवास है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं हूँ कौन? उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए मास्टर उसके ऊपर पैर रख के कहता है, तुम ही थे ना जिसने आग लगवाई? मूरोंग चोंग चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया है? ये सुनते ही मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके कंधे पे एक स्लैश मारता है और डरावने में कहता है, अगर वो मर गई तो तुम उसका भुगतान करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस। रिपोर्ट्स को पटकते हुए एम्परर कहते हैं, क्या मूरोंग फैमिली ने अवैध नमक की तस्करी करने की हिम्मत की? सामने ही फेंग मौजूद होता है जिसने ये रिपोर्ट्स दी। एम्परर को गुस्से में खांसते देख सेवन प्रिंस फेंग लेन उन्हें संभालते हुए कहता है, फादर, आपको अपनी बॉडी की देखभाल करनी चाहिए। एम्परर खुद को संभालते हुए कहते हैं, बिजोऊ में क्या स्थिति है? फेंग कहता है, योर हाइनेस, महामारी एक अच्छा मोड़ ले रही है। ये सुन एम्परर मन ही मन कहते हैं, ऐसा लगता है कि कुइंगे के पास कोई खास स्किल नहीं है। तभी फेंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, निंगयुआन गांव में आग लग गई थी। मिस कुइंगे उस समय गांव में थी, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर एम्परर शॉक हो जाते हैं और सेवन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मर गई? फेंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब प्रिंस गाँव पहुँचे तो आग ने पहले ही निंगयुआन गाँव को घेर लिया था, इसीलिए उस पर काबू पाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये सब सुनकर एम्परर मन ही मन कहते हैं, क्या कुइंगे सच में आग में जलकर मर गई है? ये बात इतनी जल्दी मु युआन यानी कि कुइंगे के फादर को नहीं बतानी चाहिए। एम्परर कहते हैं, फेंग ज्यू चैन। फिर तो वो आगे बढ़कर कांपते हुए फेंग से कहते हैं, ज्यू चैन कैसा है? असल में किंग नाइन प्रिंस यानी हमारे मास्टर की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर थप्पड़ और चीख की आवाज गूंज रही होती है और वहीं पर मास्टर थोड़ी जख्मी हालत में बैठा होता है। असल में वो एक काल कोठरी होती है और वहाँ पर मूरोंग फैमिली के खास नौकर को बांधकर चाबुक से मारते हुए यिंग टॉर्चर कर रहा होता है।
पास ही में कोई और भी घायल बेहोश हालत में पड़ा होता है। मास्टर कहता है, क्या अब भी कुछ नहीं बोलोगे? यिंग चाबुक उठाते हुए कहता है, योर हाइनेस, ये नौकर बहुत जिद्दी है, ये इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलेगा। फिर तो मास्टर भी उस नौकर के सामने आते हुए कहता है, निंग युआन गांव में आग क्यों लगवाई? वो नौकर कहता है, मुझे नहीं पता। मास्टर उसकी चोट पर हाथ रख के दर्द देते हुए कहता है, क्या गलत है? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ताकि मूरोंग हाई बच सके। मूरोंग फैमिली के अवैध नमक की तस्करी के सबूत मेरे पास पहले से ही है। तुम्हें क्या लगता है उसके पास जिंदगी बची है जो वो आकर तुम्हें बचाएगा? वो नौकर कहता है, तुम हो कौन? अगर तुम मूरोंग फैमिली के बेटे यानी मूरोंग चोंग को जाने देते हो तो वे भी तुम्हें जाने देंगे। ये सुन मास्टर अपना हाथ हटाकर पीछे घूम जाता है और यिंग चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। नाइन्थ प्रिंस की उपस्थिति में तुम जैसे जंगली की बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर उस नौकर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि क्या नाइन्थ प्रिंस? मुझे माफ कर दीजिए नाइन्थ प्रिंस, ये नौकर बोलेगा, ये नौकर सब कुछ कह देगा। असल में मिस क्विंगे। इतना सुनते ही मास्टर उसका गला पकड़ लेता है कि आगे बोलो। नौकर कहता है, मेरे लॉर्ड चाहते थे कि मिस क्विंगे उस बीमारी से संक्रमित होकर मर जाएं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस क्विंगे उस गांव की बीमारी को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाएंगी। यही कारण था कि उन्होंने गांव में आग लगाने का फैसला किया। मास्टर की पकड़ और भी टाइट हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, उसने बिजू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और फिर भी तुम लोग चाहते थे कि वो मर जाए। फिर तो वो गुस्से से कहता है, और क्या तैयारी की गई थी? गला छूटने पर नौकर हाफते हुए कहता है, उन्होंने कहा आज हमें सब कुछ ट्रांसफर करना है ट्रेजरी से। फिर तो मास्टर वहाँ से जाते हुए कहता है, मूरोंग हाउस को घेरने के लिए लोगों को भेजो। यिंग भी हामी भरता है और क्विंगे के बारे में सोचते हुए मास्टर मन ही मन कहता है, आखिर कहाँ हो तुम क्विंगे? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे को जो कि बड़बड़ा रही होती है और ये सब सुनकर एक आदमी कहता है, तो तुम जाग गई हो? क्विंगे उठकर बैठ जाती है और कहती है, तुम हो कौन और मेरा सिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्विंगे मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे याद है, मैं स्वान को लेकर जंगल पहुंच गई थी और वहाँ अचानक बेहोश हो गई थी। ये सब याद आते ही क्विंगे कहती है, स्वान? फिर तो वो उठते हुए कहती है, मेरे साथ वाले इंसान के बारे में क्या? वो कैसा है? क्विंगे को रोकते हुए वो आदमी इशारा करता है कि शांत हो जाओ, मेरा नौकर पहले ही उसके शरीर पे के तीर के घाव की मरहम पट्टी कर चुका है। क्विंगे स्वान की नस चेक करती है और मन ही मन कहती है, शुक्र है ये ठीक है। फिर तो वो उस आदमी से कहती है, आपका धन्यवाद, मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? क्विंगे के दिमाग में होता है कि ये आदमी किसी के जैसा दिखता है। वो आदमी अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम लोंगनान है और मैं व्यापार करने के लिए नानचू आया था। मेरा नौकर ही तुम दोनों को ढूंढकर इस होटल में लाया था। क्विंगे उसे बड़े ध्यान से घूर रही होती है जिससे कि वो कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्विंगे उसे घूरते हुए ही कहती है, तुम्हें पॉइजन दिया गया है। लोंगनान कहता है, तुम्हें कैसे मालूम? क्विंगे कहती है, तुम्हारी आंखों के कोने लाल हैं और तुम्हारे होठ थोड़े से नीले जो कि सांप के जहर के लक्षण हैं। अपने पास से एक मेडिसिन की बोतल निकालते हुए क्विंगे कहती है, क्या फिजिशियन ने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है उसका कोई इलाज नहीं है? जिसने भी तुम्हें ये पॉइजन दिया है सच में वो बहुत क्रूर है, चलो ये गोली ले लो। लोंगनान कहता है, मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम्हें चोट क्यों लगी। क्विंगे हंसते हुए कहती है, क्या तुमने ये नहीं पूछा कि तीर क्यों मारा गया? लोंगनान हैरान होता है और हंसते हुए कहता है, तुम तो काफी दिलचस्प हो। उसके बाद तो वो क्विंगे की दी हुई मेडिसिन की गोली ले लेता है और तभी सुआन के खांसने की आवाज आती है जिससे क्विंगे उसके पास जाते हुए कहती है, सुआन, क्या तुम कोई असुविधा महसूस कर रहे हो? सुआन कहता है, मैं ठीक हूँ। और हम कहाँ हैं? निंग युआन गांव के बारे में क्या? लोंगनान वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर सकते हो। उसके बाद तो सुआन कहता है, कौन है ये और हम कैसे बच गए? क्विंगे उदासी से कहती है, उस समय वही था जिसने हमें बचाया। इसी के साथ वो फ्लैशबैक में पहुँच जाती है जहाँ पर सुआन को तीर लगा था और उन पर जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा गिरने वाला था। ठीक उसी समय फिजिशियन लिन उनके आगे आ जाते हैं और क्विंगे को धक्का दे देते हैं। वो आग का टुकड़ा फिजिशियन लिन के ऊपर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। सुआन को घसीटते हुए क्विंगे थोड़ा दूर हो जाती है और कहती है, रुकिए, मैं अभी आपकी मदद के लिए आती हूँ फिजिशियन लिन।
फिजिशियन लिन मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे की देखभाल करने में मदद करना। इसी के साथ उनके ऊपर जलता हुआ पूरा घर ही गिर जाता है। बेचारी क्विंगे चिल्लाती रह जाती है, डॉक्टर लिन। ये सब याद कर लेने के बाद क्विंगे रोते हुए कहती है मैं फिजिशियन लिन का बदला मूरोंग फैमिली से जरूर लूंगी। सुआन कहता है हमें आगे क्या करना चाहिए। क्विंगे कहती है हमें सबसे पहले फेंग जिचैन को ढूंढना होगा और फिर मूरोंग फैमिली को बिजऊ के लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर लात मार का दरवाजा खोलता है और बाहर से अनाउंसमेंट होती है 9th प्रिंस आ गए हैं। मूरोंग फैमिली के सभी नौकर यहाँ तक कि मूरोंग हाई और उसकी वाइफ ये सभी 9th प्रिंस के सामने घुटने टेक देते हैं और 9th प्रिंस को ग्रीटिंग करते हैं। ये सब देखकर भी 9th प्रिंस यानी कि हमारा मास्टर इग्नोर करते हुए मुड़ता है और तभी वहाँ से 2 सर्वेंट मूरोंग हाई के बेटे मूरोंग चोंग को वहाँ ले आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है और गिरने के बाद कहता है मदर मुझे बचाओ। उसकी मदर तो घबरा ही जाती है कि मेरे बच्चे चोंग। मास्टर कहता है मैंने पहले ही एम्परर को तुम्हारे अवैध नमक की तस्करी में शामिल होने का सबूत दे दिया है। अगर तुम सब एक्सेप्ट करके सब कुछ समझाते हो तो शायद तुम्हारी लाश मिल जाए। मूरोंग हाई कहता है मैं जानता हूँ कि मैं अवैध नमक बेचने का दोषी हूँ, लेकिन 9th प्रिंस को मिनिस्टर की लाइफ चाहिए, तो क्या उन्हें मूरोंग फैमिली से ये नहीं पूछना चाहिए था। अपनी स्वॉर्ड को निकालकर मूरोंग हाई के गले पर रखते हुए मास्टर कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ यही बिजऊ में ही रहे और कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। असल में मूरोंग हाई खुद को बहुत होशियार समझ रहा है क्योंकि वो एम्प्रेस का भाई है और उसने सिर्फ नमक की तस्करी ही की है, तो इसके लिए कोई इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी। रही बात महामारी को फैलाने की और क्विंगे को मारने की, तो इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। तभी वहाँ पर क्विंगे आते हुए कहती है तुमने अवैध नमक की तस्करी करने के लिए पिग फार्म खोला। इन सब चक्करों में पड़े बीमार पिग्स को तुमने नदी में फेंक दिया, जिससे कि बिजऊ में महामारी का कहर ढा गया। लोगों की लाइफ इतनी कष्ट में आ गई। ये सब सुनकर मास्टर पीछे देखता है, जहाँ पर क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है मूरोंग हाई के एम्परर तुम्हें जिंदा रहने देंगे। तभी अचानक मास्टर क्विंगे को गले लगा लेता है और कहता है शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। क्विंगे कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो। तभी यिंग कहता है योर हाइनेस आपको कुछ और भी जरूरी काम करने हैं। फिर तो क्विंगे भी मास्टर को थपथपाते हुए कहती है यिंग सही कह रहा है। फिर तो क्विंगे मूरोंग हाई के पास जाती है और कहती है न सिर्फ तुमने इस महामारी का सही से इलाज नहीं किया, बल्कि तुमने तो अदालत से मिल रही राहत वाली चीजों को भी रोक दिया और यहाँ तक कि निंग युआन गाँव में सभी गंभीर रूप से बीमार मरीजों को खुद की देखभाल करने के लिए भी छोड़ दिया। सबूत यही है और फिर भी तुम दिखावा करना चाहते हो। क्विंगे के हाथ में के लेटर को छटकते हुए मूरोंग हाई कहता है ये सब कुछ बकवास है। क्विंगे कहती है अगर ये सब बकवास था तो तुम्हें निंग युआन गाँव को आग लगाने की क्या जरूरत थी। मूरोंग हाई कहता है निंग युआन गाँव में आग खुद ही लग गई। मुझसे इस घटना का कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। क्विंगे कहती है मैं तुम्हारे यही बोलने का इंतजार कर रही थी मूरोंग हाई। तभी वहाँ पर 3rd प्रिंस आते हुए कहता है क्या तुम अपने परिणामों के बारे में सोचे बिना किसी भी प्रिंस के साथ लड़ाई करने की हिम्मत कर सकते हो। मूरोंग हाई तो चौंक जाता है कि क्या 3rd प्रिंस। फिर तो वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं अपनी मौत से बच नहीं पाऊंगा। मास्टर कहता है ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कोई बचाने के लिए कैपिटल से यहाँ आएगा। मैंने उन चीजों को रोक दिया है जिसे तुम ले जाना चाहते हो। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वहीं पर बेहोश भी। उसकी वाइफ तो उसे संभालने लगती है और क्विंगे कहती है अभी भी दिखावा करना चाहता है। बीमारी सब दिखावा था। तभी मास्टर क्विंगे से कुछ कहने के लिए बढ़ता ही है कि क्विंगे सुआन की ओर बढ़ते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। क्विंगे को अपनी इतनी चिंता करते देख सुआन भी कहता है मैं ठीक हूँ। अब ये सब देखकर तो हमारे मास्टर की एकदम जल जाती है कि अरे नहीं। नेक्स्ट सीन में मास्टर अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा होता है कि निंग युआन गाँव के लोगों को फिर से बसाने की तैयारी करो। उनके लाइफ की दैनिक दवा को भी तैयार करना जारी रखो। इसके अलावा मूरोंग फैमिली के लोगों को कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए और पूछताछ के लिए कैपिटल वापस भेजो। दूसरी ओर यिंग पेड़ पे बैठकर फल खाते हुए क्विंगे को मेडिसिन बनाते हुए देख रहा होता है। फिर तो वो मन ही मन कहता है नहीं मैं अब और नहीं देख सकता। उसके बाद तो मेडिसिन ले जा रही क्विंगे के सामने आ जाता है और कहता है मिस मू आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर रही हैं? क्विंगे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा रास्ता मत रोको, हटो, मुझे सुआन तक दवा पहुंचानी है। यिंग चिल्लाते हुए कहता है 9th प्रिंस
आपको हर कीमत पे ढूंढ रहे थे। भले ही मूरोंग फैमिली ने उनसे समझौता करने की कोशिश की हो, पर वो मूर्ख नहीं बने। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेगुनाही बनाए रखने के लिए जबरदस्ती ड्रग के लक्षणों को रोका। उनका शरीर गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वो झील में कूद गए और अपनी इंटरनल एनर्जी को भी चोट पहुंचाई। असल में यिंग चैप्टर नंबर 60 की बात कर रहा है, जहां पर मूरोंग क्वीन ने मास्टर को सूप में ड्रग मिलाकर दे दिया था। मास्टर भी उस ड्रग के बहकावे में आ ही रहा था, लेकिन एंड टाइम पे उसे समझ में आ गया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। फिर तो वो झील में चला गया और उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद ही को चोट पहुंचाई। खैर, यिंग गुस्से से आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, बस इतना ही नहीं, जब निंग युआन गांव में आग लगी उस समय भी बिना किसी हिचकिचाहट के मास्टर आपको ढूंढने के लिए दौड़ गए और उन्होंने अपना आधा शरीर जला लिया। अब भी उन्हें हिलने डुलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिल थर्ड प्रिंस के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सब सुनकर क्विंगे हैरान हो जाती है और रोते हुए कहती है, मैं सचमुच नाइन्थ प्रिंस के लायक नहीं हूँ। क्विंगे को ऐसे देख सुआन अपना मुंह फेरते हुए मन ही मन कहता है, क्या मैं ज्यादा कठोर था? फिर तो यिंग हंसते हुए कहता है, लेकिन मिस मू, आपको तो ये सब पता ही नहीं था। क्विंगे तो उसे मारकर उड़ा देती है और गुस्से से कहती है, बेवकूफ, तुमने अपने प्रिंस की कैसे रक्षा की और ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेचारे यिंग का तो पोपट हो जाता है और उतने में ही मेडिसिन उसे पकड़ाते हुए क्विंगे वहाँ से भागकर चली जाती है कि मैं मास्टर को ढूंढने जा रही हूँ। यिंग भी मुस्कुरा पड़ता है कि ये हुई ना बात। तभी वहाँ पर सुआन आ जाता है। इधर मास्टर अपनी चोटों पर दवा लगा रहा होता है कि तभी उसके हाथ से दवा की स्टिक क्विंगे लेते हुए कहती है, बहुत तेज हवा चल रही है, तुम अभी बाहर क्यों बैठे हो? क्विंगे को देखते ही मास्टर उसे खींचकर अपने नीचे कर लेता है, जिससे कि क्विंगे कहती है, मुझे छोड़ो, तुम अभी भी दुखी हो क्या? फिर तो वो शर्माने लगती है, लेकिन मास्टर गुस्से से कहता है, तुम मुझे गले लगाने के लिए इतने अनुच्छुक क्यों हो? क्या ये सब सुआन की वजह से है? क्विंगे रोते हुए कहती है, क्या तुम्हारे दिल में मैं एक ऐसी इंसान हूँ? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मास्टर उसे छोड़कर जैसे ही पीछे होता है कि क्विंगे उठकर उसके ऊपर आ जाती है और कहती है, हिलना बंद करो, तुम्हारा शरीर अभी भी घायल है। भले ही तुम जेलस हो, पर तुम्हें पहले अपने शरीर का ख्याल रखना होगा और मैं खुद को समझाने का एक मौका चाहती हूँ। मास्टर कहता है, बोलो। फिर तो क्विंगे समझाते हुए कहती है, मेरी वजह से सुआन घायल हुआ था। मैं दूसरों के एहसान तले दबना पसंद नहीं करती, इसीलिए बस मैं उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मास्टर कहता है, और क्विंगे कहती है, बेशक वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मुझ पर भरोसा करो। फिर तो मास्टर क्विंगे को अपने बेहद करीब कर लेता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने दिल में किसी और को रखने की इजाजत नहीं देता, समझी? क्विंगे भी हामी भरती है और इसी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मास्टर, कुछ गड़बड़ है, ऐसे चिल्लाते हुए वहाँ पर यिंग आ जाता है। ये सुनकर तो मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है कि ये हमेशा ऐसे टाइम पे ही क्यों आता है। लेकिन यिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मोरोंग हाई की वाइफ ने आत्महत्या कर ली है और हमें नहीं पता कि मोरोंग चोंग कहाँ चला गया है। लाश को देखते हुए क्विंगे कहती है, क्या हुआ था? यिंग कहता है, गार्ड्स ने कुछ आवाज सुनी तो वो कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि मिसेस मोरोंग हाई तो पहले ही आत्महत्या कर चुकी हैं और एक रहस्यमय आदमी मोरोंग चोंग को उठा ले गया। मैंने पहले ही गार्ड्स को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया है। क्विंगे लाश की जांच करते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोरोंग मेंशन के रहस्यों को छुपाने के लिए ये आत्महत्या कर लेगी। ये तो सच में एक बेवकूफ औरत है, इसे अच्छे से दफना दो। यिंग भी हामी भरता है और क्विंगे मास्टर से कहती है, मुझे जेल में जाकर मोरोंग हाई से मिलना है। नेक्स्ट सीन में क्विंगे जेल में होती है, जिसे देखते ही मोरोंग हाई कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो? क्विंगे एक हेयर क्लिप फेंकते हुए कहती है, मोरोंग हाई, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक गिफ्ट लाई हूँ। वो देखकर मोरोंग हाई को समझ में आ जाता है कि ये तो उसकी वाइफ का ही है। वो उसे पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, क्या तुमने उसे मार डाला? क्विंगे कहती है, तुम पर बोझ न बनने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। मोरोंग हाई कांपते हुए कहता है, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मोरोंग हाई को ऐसे देख क्विंगे कहती है, क्या तुमने कभी अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसका तुम्हें पछतावा हुआ हो? मोरोंग फैमिली के लिए तुमने अपनी वाइफ, यहाँ तक कि अपने बेटे का भी बलिदान देने में संकोच नहीं किया। अपनी सारी संपत्ति भी जोखिम में डाल दी, लेकिन अब जबकि तुम कैपिटल को देखते हो तो वहाँ कोई हलचल भी नहीं हुई। तुम बेहतर जानते हो कि अगर कैपिटल हावी होता तो तुम्हारी फैमिली को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। अफसोस की बात है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल तुम्हारी बलि दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी के बारे में बात करने के लायक नहीं हो? मैं तो बस तुम्हें यहाँ दुखी करने आई हूँ।
वैसे क्या तुम निंगयुआन गांव के फिजिशियन लिन को जानते हो? इसी बीमारी के कारण उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया और तुम्हारे इन जालसाजियों के चक्कर में पड़कर उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे गलत कामों का परिणाम कई निर्दोष जिंदगियों को भुगतना पड़ा और अब तुम्हारे पास इस बर्बाद हुए फैमिली के कारण कड़वाहट का स्वाद चखने का समय आ गया है। मूरोंग हाई को पछतावे में छोड़ के कुंगे मूरोंग मेंशन में आ जाती है। वहाँ पर लाश को ले जाया जा रहा होता है और ये देखते हुए कुंगे बेहद उदास होती है। तभी मास्टर उसे संभालता है और कुंगे उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या तुमने सब कुछ निपटा लिया है? मास्टर कहता है, हाँ, हम कुछ दिनों में रवाना हो सकते हैं। कुंगे कहती है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। हालांकि मैंने बिजऊ में सभी चीजों का सामना किया, लेकिन यहाँ कम से कम बार बार लड़ने की जरूरत तो नहीं। मास्टर कहता है, जब हम सब कुछ खत्म कर लेंगे तो दुनिया भर में एडवेंचर करेंगे, एकदम फ्रीली जिएंगे। कुंगे दूर होते हुए कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम नानचू के 9th प्रिंस हो, वो भाई जिसे एम्परर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कुंगी को करीब खींचते हुए मास्टर कहता है, मैं मूरोंग फैमिली की तरह नहीं बनना चाहता। सिंहासन, पैसा, खूबसूरती, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस में इनुज पढ़ते हुए कहता है, मूरोंग हाई विश्वासघाती था, उसने बार बार हमारे कानून का उल्लंघन किया। मूरोंग फू ने अपने फायदे के लिए अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, अपने बड़ों को धोखा दिया और अपने साथियों को भी। अब जबकि हमने मिनिस्टर मूरोंग का पद हासिल कर लिया है तो उसे समान व्यक्ति बना दिया जाएगा। मूरोंग हाई के अपराध क्षमा करने के लायक नहीं हैं। इस ऑटम हंट के बाद उसे फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंपीरियल स्टडी। एम्प्रेस इनुज से कहती है, मैं एम्परर को देखना चाहती हूँ। इनुज कहता है, योर हाइनेस, मेरे लिए ये और अधिक कठिन ना बनाएं। एम्प्रेस रोते हुए कहती है, मूरोंग फैमिली आपके प्रति हमेशा से वफादार रही है योर हाइनेस। उस समय को देखते हुए जब उन्होंने कई वर्षों तक आपके प्रति अपना अनुसरण किया, कृपया मूरोंग फैमिली को माफ करें। मैं जानती हूँ कि ये शर्मनाक है, लेकिन लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए मूरोंग फैमिली की सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। मैं गुलाम बनने की विनती करती हूँ और मैं पैलेस के लोगों के लिए आशीर्वाद का विश्लेषण करती हूँ। तभी दूसरा इनुज आते हुए कहता है, हिज हाइनेस ने कहा है कि उन्हें मूरोंग फैमिली और एम्प्रेस दोनों में रुचि है, तो ये आप पर निर्भर करता है। एम्प्रेस कहती है, हिज हाइनेस की दयालुता के लिए धन्यवाद। फिर तो एम्प्रेस अपनी मेट के साथ वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पर मूरोंग क्वीन आती है। एम्प्रेस कांपते हुए अपने घुटने टेक देती है और कहती है, सिंहासन के लिए मूरोंग फैमिली को खुश करता था, पैलेस से नफरत होने पर भी पीछे हट जाता था और अब जब उसके पास अवसर है तो वह मूरोंग फैमिली को तुरंत खत्म करने का इंतजार भी नहीं कर सकता। उसका दिल बहुत क्रूर है। असल में एम्प्रेस ये सब एम्परर के बारे में कह रही हैं। इधर तो क्वींगे ढेर सारे सोने चांदी का मजा ले रही होती है और वो बेहद खुश होकर पैसों के डब्बों को गिन रही होती है। ये सब देखते हुए मास्टर कहता है, क्वींगे तुम क्या कर रही हो? क्वींगे सोने से बने बहुत बड़े टाइल्स को दिखाते हुए कहती है, जू चैन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या मुझे मूरोंग हाई की तिजोरी से सोने के कुछ और बक्से मिल सकते हैं? क्वींगे के मन में होता है कि मैं बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, इसे मान जाना चाहिए और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं रात को छुप कर जाऊंगी। अपनी छोटी लोमड़ी यानी क्वींगे को ऐसे देखकर मास्टर कहता है, क्या तुम ये जानने के लिए एक्साइटेड नहीं हो कि ये सोना मैं किसके लिए ले जा रहा हूँ? यिंग तो हंसने लगता है और मास्टर कहता है, ये पहली बार तो नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें सोना कितना पसंद है। तुम ये सब कुछ गुप्त रूप से जमा करना चाहती हो। क्वींगे कहती है, नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैं बिजऊ में एक मुफ्त का क्लिनिक खोलने के लिए मूरोंग फैमिली के इन पैसों का यूज करूँगी। मास्टर कहता है, क्या मुफ्त क्लिनिक? क्वींगे कहती है, मूरोंग फैमिली का नागरिकों पर यही बकाया है। प्लेग की महामारी के दौरान इलाज करने वाले क्लिनिक गरीबों से कोई पैसा नहीं लेंगे। जब तक कि बीमारी खत्म नहीं हो जाती, सभी को जीवित रहने के लिए क्लिनिक पर निर्भर रहना होगा। बिजऊ का अनुभव करने के बाद मुझे समझ आ गया है कि एक व्यक्ति की क्षमताएं सीमित रहती हैं। अगर हम मेडिकल क्लिनिक खोल सकें और स्किल्ड लोगों को भर्ती कर सके तो हम और अधिक लोगों को बचा सकते हैं। क्वींगे के सर को सहलाते हुए मास्टर कहता है, तुम जो भी करना चाहो मैं उसमें तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें ये जल्दी करना होगा। कैपिटल लौटने में हम और देरी नहीं कर सकते। क्वींगे कहती है, क्या कैपिटल में कुछ हुआ है क्या? मास्टर कहता है, कैपिटल से खबर आई थी कि एम्प्रेस ने मूरोंग फू की रक्षा के लिए खुद को गुलाम बना लिया है और मूरोंग फैमिली की सारी संपत्ति दान कर दी और इसके अलावा जुआन युआन लैंग कैपिटल में एंटर करने वाला है। क्वींगे चौंकते हुए कहती है, जुआन युआन लैंग ये कौन है? यिंग कहता है, मिस
हूँ, ये डोंगलिंग किंगडम के प्रिंस हैं। उनके जन्म के साथ ही उन्हें प्रिंस घोषित कर दिया गया था। वो बहुत प्रभावशाली है और संसाधनों से भरपूर। उनका पूरा किंगडम उनसे प्यार करता है। पूर्वी घुड़सवार सेना के प्रभावी के रूप में वो कम उम्र में ही फेमस हो गया, जिससे उनके सभी दुश्मन भी डरते हैं। गेस व्हाट गाइस, डोंगलिंग का ये प्रिंस कोई और नहीं बल्कि स्वान और क्विंगे की जान बचाने वाला वही व्यापारी लोंगनान है। इन सब बात से अनजान क्विंगे कहती है, ऐसा लगता है कि नांचू में जल्द ही तूफान आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद मू मेंशन के स्टडी रूम में कोई कहता है यंग मिस क्विंगे आ चुकी हैं। क्विंगे भी घबराते हुए दरवाजे पर खड़ी होती है कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी पीछे से उसका छोटा भाई उसे धकेलते हुए कहता है, सिस्टर आखिरकार आप आ ही गयी। तभी अंदर से आवाज आती है, क्या तुम अंदर नहीं आने वाली? क्विंगे कहती है, ओह फादर आ रही हूँ। अंदर पहुंचकर अपने फादर को देखते हुए क्विंगे कहती है, फादर मुझे आपकी इजाजत चाहिए। फादर भड़कते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें अब पता चला कि मैं तुम्हारा फादर हूँ? तुम्हें ये याद तब क्यों नहीं आया जब तुम बेंजियाओ बनकर बाहर लोगों का इलाज कर रहे थे? तुम्हें उस समय भी याद क्यों नहीं आया जब तुमने बिना मेरी इजाजत के बिजऊ जाने के लिए एम्परर को वादा कर दिया था? क्विंगे अपने फादर को मालिश देते हुए कहती है, फादर मुझे याद आया, बेशक मुझे याद आया, मुझे मेरे प्यारे फादर याद हैं। फादर वहाँ से उठकर थोड़ा आगे जाते हुए कहते हैं, यहीं रुको। क्विंगे परेशान होते हुए कहती है, क्या वो मुझे सजा देने के लिए कानून का यूज करने जा रहे हैं? अरे नहीं, अब तो चुपचाप निकलने में भी बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी टेबल पर एक बाउल रखते हुए फादर कहते हैं, इसे पी लो। फिर तो क्विंगे भी वो पीने लगती है और फादर उसका सर सहलाते हुए कहते हैं, तुम पतली हो गई हो। सौभाग्य से बिजऊ की यात्रा के दौरान तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी मदर को अपना चेहरा कैसे दिखाता? लेकिन तुमने मेडिकल स्किल्स कहाँ से सीखी? ये सुनकर क्विंगे घबरा जाती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं ये क्विंगे वो पुरानी वाली क्विंगे नहीं है। तो वो अब उन्हें ये सच तो नहीं बता सकती कि वो अपनी दुनिया में एक नर्स थी। फिर तो क्विंगे कहानी बनाते हुए कहती है, जब मैं छोटी थी तब तो मैं बेवकूफ थी ना, और आंटी यू फेमस डॉक्टरों को ढूंढती थी ताकि मेरा इलाज कर सके। उसी बीच जब मैं एक फेमस कुनलुन डॉक्टर से मिली तो भले ही वो मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मुझे एक मेडिकल बुक दी। मैंने कुछ समय तक उस बुक को पढ़ा और मुझे लगा कि यही मेरी बीमारी का इलाज है। क्विंगे को इस तरह रोते हुए बोलते देख फादर कहते हैं, ये सब मेरी गलती है। क्विंगे तो खुश होती है कि शुक्र है मैं स्मार्ट हूँ। तभी फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एक और बात है, डोंगलिंग किंगडम का प्रिंस कैपिटल आने वाला है और इसके लिए एम्परर बैंक्वेट का आयोजन करेंगे। क्विंगे कहती है, हाँ फादर मैंने इसके बारे में सुना है। डोंगलिंग का प्रिंस जुआन बेहद शक्तिशाली है। वो कम उम्र में ही इतना फेमस हो गया कि उसके दुश्मन उससे डरते हैं। फादर कहते हैं, वो पहले था। 5 साल पहले जुआन युआन लैंग 9 प्रिंस के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गया था और तब से आयरन घुड़सवार आर्मी का विनाश हो गया था और डोंगलिंग किंगडम में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा कम हो गई थी। साथ ही फादर मन ही मन कहते हैं, डोंगलिंग का प्रिंस जुआन इस बार नांचू में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि उसका क्या मकसद है, लेकिन उसे क्विंगे की पहचान के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। क्विंगे कहते हैं, वो नांचू में क्यों आ रहा है? क्या वो मंगल भावना व्यक्त करने के लिए आ रहा है? फादर कहते हैं, ये बुरा नहीं है। न केवल डोंगलिंग के प्रिंस जुआन आएंगे बल्कि लियांग की काउंटेस भी आएगी, जिसका 9th प्रिंस के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनकर क्विंगे के हाथों से बुक गिर जाती है कि क्या फेंग जू चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये जानकर तो क्विंगे शॉक हो जाती है कि उसके बाबू श्योना यानी कि मास्टर की पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिक्स हो चुकी है लियांग की काउंटेस के साथ। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में क्विंगे अपने बिस्तर पर लेटी होती है और उसके फादर उसे बता रहे होते हैं कि 5 साल पहले योंगा के लड़ाई के दौरान डोंगलिंग हार रहा था, इसीलिए उसने युद्ध पर विराम लगाने के लिए पेशकश की। तो इस प्रकार वे इस समझौते पर पहुँचे कि काउंटेस ओयांग की सगाई 9th प्रिंस से कर दी जाएगी और उन्होंने वादा किया कि जब काउंटेस 15 साल की हो जाएगी तो उसे शादी के लिए नांचू भेज दिया जाएगा।
चूँकि युद्ध के बाद नानचुक को भी काफी कष्ट सहना पड़ा था और एम्परर एक और युद्ध नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके सहमति जता दी। प्रिंस ने ड्रैगन फोनिक्स पेंडेंट कंट्री की प्रिंसेस लियांग को दे दिया, भले ही दिव्यगन सम्राट ने उसे ये दिया था। उस फोनिक्स जेट के बारे में जानकर क्विंगे अपनी आंखें बंद करती है सोने के लिए, लेकिन फिर वो उठ जाती है। फादर तो वहाँ से कब का जा चुके होते हैं और क्विंगे अपने कपाट में फटाफट को जाकर ढूंढने लगती है। तभी उसे वो जेट मिल जाता है, जिसे देखते हुए क्विंगे कहती है यही उसकी पहचान को दर्शाता है। ये जेट पेंडेंट नाइन्थ प्रिंस की वाइफ की पहचान को दर्शाता है। वेल गाइस, मुझे नहीं पता कि क्विंगे के पास ये जेट पेंडेंट कहाँ से आया, क्योंकि ये जेट पेंडेंट तो लियांग की प्रिंसेस को दिया गया था। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद कैपिटल की सड़कों पर काफी भीड़ होती है, क्योंकि लियांग की काउंटेस अपने शानदार कैरेज में बैठकर कैपिटल में आ रही होती है। क्विंगे भी एक ऊंची जगह पर बैठकर अपने बेंजिया वाले रूप में ये सब देख रही होती है। वहाँ पर एक मेड भी मौजूद होती है जो कि कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सुनने के बाद कि डोंगलिंग के एम्परर ने दुनिया की सबसे महंगी कैरेज काउंटेस को दे दी है, और वहाँ पर चांसलर का भेजा हुआ क्विंगे का बॉडीगार्ड यानी कि लिंग भी होता है। हमारी क्विंगे तो बहुत ज्यादा उदास होती है, जिसे देख लिंग उस मेड को इशारा करता है कि इनके सामने इस बारे में बात मत करो। तभी हम देखते हैं नीचे काउंटेस के स्वागत के लिए नाइन्थ प्रिंस भी अपने लोगों के साथ आ चुका होता है। उसके बाद तो काउंटेस अपने कैरेज से बाहर निकलती है और उसकी इतनी खूबसूरती को देखकर वहाँ मौजूद लोग दीवाने हो जाते हैं। काउंटेस मास्टर के ठीक सामने जाते हुए कहती है लियांग आपको ग्रीट करती है नाइन्थ प्रिंस। मास्टर तो कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। काउंटेस कहती है मैंने आपके बारे में लंबे समय से सुना था और आज आपको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मास्टर चिल्लाते हुए कहता है लियांग की काउंटेस बहुत दूर से आई है और एम्परर ने मुझे काउंटेस को आराम दिलाने के लिए पैलेस ले जाने का ऑर्डर दिया है। इतना कहकर वो पैलेस की ओर रुख कर लेता है। काउंटेस कहती है नाइन्थ प्रिंस, लियांग 1 महीने से अधिक समय से गाड़ी चला रहा है और इस कारण मेरा शरीर भी थोड़ा अकड़ गया है, तो क्यों ना हम एक साथ घोड़े की सवारी करें। अब काउंटेस के इतना खुल्लम खुल्ला बोल देने से सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे वाह, काउंटेस तो बहुत हिम्मती है। हाँ, आखिर वो फ्यूचर में नाइन्थ प्रिंस की वाइफ जो बनने वाली है। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि डोंगलिंग के रीति रिवाज काफी खुले विचारों वाले हैं, यहाँ तक कि वहाँ की लेडीज घुड़सवारी में बेहद माहिर हैं। बेचारी क्विंगे तो गुस्से में लाल पीली हो रही होती है और उसके पास ही खड़ी मेड कहती है अरे वाह, ये काउंटेस ऐसी क्यों है। लिंग भी कहता है भले ही वे नाइन्थ प्रिंस की भाभी प्रिंसेस के रूप में कैपिटल में एंटर करती है, लेकिन वो साथ में घुड़सवारी करने की पेशकश भी करती है। ये मामला तो बहुत गंभीर लगता है। हमारी क्विंगे तो गुस्से से मुड़ जाती है कि बस मैं और नहीं देख सकती, वो कमीना कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। और नीचे हमारे मास्टर को छींक पे छींक आ रही होती है। वेल मास्टर काउंटेस से कहता है काउंटेस आप स्वयं आए। इतना कहकर मास्टर आगे निकल जाता है और पीछे रह गई काउंटेस हैरान हो जाती है कि ये क्या था। नेक्स्ट सीन में हम क्विंगे को देखते हैं, जिसको कि उसकी मेड कहती है माय लेडी, लगभग 1 दिन हो गया है, क्या आपको पहले कुछ खा नहीं लेना चाहिए। इतना निराश मत होइए। मास्टर ने काउंटेस की ओर एक नजर भी नहीं डाली, वह निश्चित रूप से उसे पसंद नहीं करेगा। क्विंगे कहती है तुम बेवकूफ लड़की हो, 2 देशों के बीच होने वाली मैरिज इतनी आसान कैसे हो सकती है। हालांकि जब तक फेंग ज्यू चैन यानी मास्टर मेरे मुताबिक जीवित रहेगा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। तभी पीछे से कोई कहता है आप लोग किन मजेदार चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन क्विंगे पीछे देखते हुए कहती है 7th प्रिंस फैंगलैन। फैंगलैन हंसते हुए कहता है तुम इतनी मोटी हो कि देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम बीमारी का इलाज करने आई हो। क्विंगे तो गुस्सा हो जाती है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारी कौन सी आँख मुझे मोटा देख रही है, स्पष्ट रूप से मैं पतली हूँ। फैंगलैन हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि क्विंगे बड़ी हो गई है, उसने अपनी सुंदरता से प्यार करना सीख लिया है। क्विंगे कहती है तुम्हारी ये मुस्कान सचमुच बहुत बदसूरत है
और तुम्हारी आंखें भी तो छोटी हैं। वैसे तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? फैंगलैन भी भड़क जाता है कि क्या कहा तुमने, मेरी आंखें छोटी हैं? मैं तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया हूँ, मैं तो कहीं और मौज मस्ती के लिए जा रहा था। क्विंगे कहती है कहाँ जा रहे थे तुम? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बोट खड़ी होती है। उसके अंदर ही फैंगलैन के साथ क्विंगे भी बैठी होती है और फैंगलैन उसे बता रहा होता है कि ये जगह बुरी नहीं है ना? आज रात यहाँ आने वाले लोग भी बहुत खास हैं। तभी नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की डांस दिखाने के लिए आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूनजी है। उसे देखते ही क्विंगे कहते हैं यूनजी, क्या वो 1000 फ्लावर टावर में नहीं है? फैंगलैन कहता है ओइरैन यूनजी को आज रात प्रदर्शन करने के लिए खास तौर पे इनवाइट किया गया था और जो कोई भी कीमत की सराहना करता है वो उसके साथ डांस कर सकता है। क्विंगे कहती है ये कैसे पॉसिबल है, वो तो कभी मेहमानों का मनोरंजन करने वाली नहीं है। उसके बाद तो क्विंगे समझ जाती है और कहती है वेट। फिर हमें बताया जाता है कि असल में हुआ क्या था। यूनजी मैडम मेई से कहती है मैंने आपसे कहा था कि मैं केवल डांस कर सकती हूँ, मेहमानों के मनोरंजन के लिए मैं नहीं हूँ। मैडम मेई कहती है ये सिर्फ मेहमानों के साथ डांस ही तो है और वैसे भी कोई एक ही होगा, तुम्हें कुछ खाना भी नहीं है। यहाँ मौजूद सभी लोग बड़े अधिकारी हैं, क्या तुम इनमें से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहोगी, है ना? तो इस तरह से बेचारी यूनजी को यहाँ डांस करने आना पड़ा। तो अब यूनजी के साथ डांस करने के लिए सभी लोग बेट लगाने लगते हैं कि 100 सिल्वर। तो कोई कहता है 200 सिल्वर। तभी कोई कहता है कि तुम सब हार जाओगे क्योंकि मैं 400 की शर्त लगाऊंगा। इतने में क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है 500 सिल्वर। ये सुन फैंगलैन तो हैरान रह जाता है और क्विंगे भी अपने पैसों के लिए मन ही मन रो रही होती है। फैंगलैन कहता है तुम ये क्या कर रही हो? क्विंगे आंख मारते हुए कहती है क्या तुम नहीं बता सकते, यह सुंदरता ही है जो दूसरी सुंदरता को बचाती है। कुछ लोग तो क्विंगे पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम भी तो एक लड़की हो, तो फिर तुम क्यों ओइरान के साथ नाचने की बोली लगा रही हो? क्या तुम मजाकिया बनने की कोशिश कर रही हो? क्विंगे कहती है किसने कहा कि एक लड़की ओइरान के साथ डांस नहीं कर सकती? मैंने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तो इसीलिए आज मैं यहाँ की लॉर्ड हूँ। वो तो यूनजी के पास पहुंच जाती है कि ब्यूटी क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? इससे पहले कि यूनजी कुछ कहती क्विंगे उसकी कमर को पकड़ लेती है और कहती है आ जाओ एक दूसरे के करीब होकर डांस करें। उसके बाद तो वो दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं और यूनजी मन ही मन सोच रही होती है कि ये इंसान ये लड़की, मुझे इससे इतना अपनापन महसूस क्यों हो रहा है। उसके बाद तो वो दोनों ही लास्ट मूव करते हुए अपने डांस को खत्म करती हैं। ये देख फैंगलैन भी क्लैपिंग करते हुए कहता है अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत ही बढ़िया डांस किया। क्विंगे भी बहुत खुश होती है और ठीक उसके पीछे मास्टर काउंटेस के साथ खड़ा होता है।